गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम 12th क्लास का कैश फ्लो स्टेटमेंट जो टॉपिक है वो करना शुरू करने चले हैं। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो ये चैप्टर है आपका, ये आपका बीकॉम में भी काम आ सकता है। अगर बीकॉम वाले स्टूडेंट्स कोई देख रहे हो तो उनके भी काम आएगा ये वाला लेक्चर, और 12th क्लास में भी काम आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता क्या है। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चलता है कैश के फ्लो का। फ्लो मीन्स इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स पैसा आया और आउटफ्लो मीन्स पैसा गया। तो या तो पैसा आया हो या पैसा गया हो तो हमें क्या बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको इसका सम जरूर नजर आएगा। बेशक कभी भी कोई भी लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो आप, तो आपको इसका न्यूमेरिकल या इसकी थ्योरी जरूर नज़र आएगी। तो अगर आप वैसे ही चैप्टर जो है सिंपल भी है, आसान भी है, इसके कुछ एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे। बस आपको वो जो फॉर्मेट होगा वो अपने माइंड में सेट कर लेना, माइंड के अंदर बिठा लेना है। अगर आप वो फॉर्मेट सेट कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। उससे पहले हम आज थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको बताती है कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो के बारे में। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो तैयार की जाती है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, AS3। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका, AS3 रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किसका भला, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्लियर है? तो AS3 के अकॉर्डिंग बनता है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कैश फ्लो के यूजेस कह लो, कैश फ्लो के एडवांटेजेस कह लो। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लें। जो बातें मैं बता रहा हूँ आप उसको हल्का फुल्का रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी पे नोट कर लें। नोट्स बना लें तो अच्छी बात रहेगी क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएंगे फिर वो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कैश फ्लो हम बनाते हैं पास्ट के बेस पर फ्यूचर के लिए। आई समझ में? पास्ट के बेस पर फ्यूचर के लिए, ताकि हम ये देखना सकते हैं भी इस टाइम में हम ये देखना चाहें कि लास्ट मई में हमारे पास कितना पैसा आया था, उतना ही एक्सपेक्टेशन है कि इस मई में भी हमारे पास पैसा आएगा। तो यानी अगर आपने प्लानिंग करनी है कि अगर आपको मान लो मई महीने में 5 लाख रुपए चाहिए तो क्या अवेलेबल हो पाएंगे? आप पिछले साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाकर देख लोगे, हाँ मई में हमारे पास एडिक्वेट मनी आता है, जून में हमारे पास एडिक्वेट मनी आता है, पर्याप्त मात्रा में पैसा आता है, तो आप प्लानिंग उसके हिसाब से कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि किस महीने के अंदर आपके पास कैश की क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो उस महीने में के अंदर या उस मंथ के अंदर आप कैश का जो आउटफ्लो है वो कम करने के सोचोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि इस महीने में इनफ्लो तो है नहीं और आउटफ्लो अगर हम करेंगे तो हमारे पास कैश की कमी हो सकती है। तो उस कमी से बचने के लिए आप क्या तैयार करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड हमारे पास यूजफुल फॉर कैश बजट। बजट किसके लिए बनता है, फ्यूचर के लिए, है ना। अगर बजट बनता है फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होता है बजट, है ना। अगर आप सिंपल कोई पूछे आपसे व्हाट इज डू यू मीन बाय बजट, तो बजट क्या है, ब्लूप्रिंट है भला किसका, फ्यूचर के लिए। तो कैश बजट से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर किस मंथ में पैसा आएगा, किस मंथ में जाएगा और कितना पैसा आने के चांस हैं, कितना सरप्लस रहेगा। अगर मान लो हमारे पास अप्रैल में पैसा सरप्लस हो गया, मई में भी हमारे पास पैसा सरप्लस हो गया, अगर जून जुलाई में पैसा नहीं भी आया तो हम जो सरप्लस वाला पैसा है ना, एक्स्ट्रा जो पैसा आया था, हम उसको क्या कर सकते हैं, जून में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ही सरप्लस आ चुका है। अगर बाय चांस अगर हमारे पास पहले भी ना होता, अब भी ना होता, तो हम कैसे करते हैं, उसको सोल्व नहीं कर पाते हम। इसी बात के लिए हम क्या बनाते हैं बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। सही, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड आता है हमारे पास कंपैरिजन विद कैश बजट।
कैश बजट बन लेने के बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसका करेंगे, पिछले जो हमने कैश बजट तैयार किया था उसको कैश फ्लो के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कुछ इस प्रकार किया जाएगा जिससे आपको पता चलेगा भी हमने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट कितना किया था, हमने अनुमान कितना लगाया था और हमारे पास अब है कितना पैसा, एक्चुअल में पैसा कितना आया। उसके फिर कारणों का पता लगाया जाएगा, डेविएशंस का पता लगाया जाएगा। डेविएशन का पता लगा लेने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी, आपकी जो अनुमान था वो ठीक था या नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। हमें किस महीने में कैश रिसिप्ट होती है, किस महीने में हमें पेमेंट होती है। ट्रेंड का मतलब होता है कि किस प्रकार की वेलोसिटी रहती है, किस प्रकार की उसकी स्पीड रहती है। जैसे हमारे पास अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारे पास मार्च के महीने में कैश की कमी रहती है, अप्रैल मई जून में हमारे पास कैश की जो इनफ्लो है, कैश की वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि अप्रैल के अंदर एक तो जो है अगर किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो किसान के पास पूरा पैसा होता है और वो पैसा मार्केट में खर्च करता है। और अगर स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो स्कूलों के अंदर भी बच्चों की फीस आती है बहुत ज़्यादा। और अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अप्रैल महीने के अंदर गर्मियों की भी जो शॉपिंग है वो भी करते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो इस प्रकार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलेगा कि किस मंथ के अंदर कैश का इनफ्लो ज़्यादा है और किस महीने में कैश का इनफ्लो कम है। तो ये भी पता चलेगा आपको जब आप क्या बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटी बनाएंगे। पहली कौन सी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी कौन सी होगी हमारी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी कौन सी होगी हमारी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर आपने अलग अलग पता लगाना है कि ऑपरेटिंग से कितना आया, कितना गया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, कितना गया, फाइनेंसिंग से कितना आया, कितना गया। हर एक्टिविटीज़ का आपको इंडिविजुअल पता लगाना है और आपको पता चल जाएगा कि हमें किस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, किस में ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसमें कंट्रोल भी करना चाहो तो कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अगर इसमें आप इस पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम कैश को 3 कैटेगरीज में क्वालिफाई करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और हमें ईच एक्टिविटी से पता चलता है कि हमारे पास कैश आया कितना और कैश गया कितना। 6 पॉइंट का हमारे पास हेल्प इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड देना है या नहीं देना ये भी बताएगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कैश की कंडीशन अच्छी है, यानी कैश आपके पास पर्याप्त मात्रा में पड़ा, तो आप डिविडेंड दे दो। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अभी कुछ समय के लिए क्या कर सकते हो, कैश डिविडेंड को पोस्टपोन भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास एडिक्वेट मात्रा में कैश नहीं है। तो ये डिविडेंड देना या ना देना, अभी देना है या नहीं देना, तो भी बताता है वो कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। 7th पॉइंट क्या हमारे पास, टेस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन। टेस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन का मतलब होता है कि मैनेजर के द्वारा जो लिए गए डिसीजंस हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं। अगर हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल 12 महीने 30 दिन कैश प्रॉपर मात्रा में रहता है, हमारी पॉकेट में हमेशा कैश रहता है, जब भी मांगो हम पे कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैनेजर के द्वारा जो लिए गए डिसीजंस हैं अच्छे हैं और मैनेजर उनकी अच्छी तरह रिमाइंडर भेजता है डेटर्स को कि आप टाइमली पेमेंट करो। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास कैश की हमेशा कमी रह जाती है, कुछ कंपनियां होती हैं पैसे तो हैं लेकिन कैश नहीं है ना, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस अच्छा पड़ा है लेकिन कैश नहीं है, डेटर्स बहुत सारे कैश नहीं है, तो इसका मतलब मैनेजर्स हैं वो क्या हैं, लेजी हैं, है ना। वो अपने डेटर्स को रिमाइंड नहीं करवाते कि आप अपने क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए। तो मैनेजरियल डिसीजन को भी बताएगा कि मैनेजर के द्वारा जो लिए गए डिसीजंस हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं हैं। और लास्ट पॉइंट क्या हमारे पास, यूजफुल फॉर आउटसाइडर्स। आउटसाइडर जैसे मान लो बैंक भी कह सकते हो, क्रेडिटर्स भी कह सकते हो,
है ना। बैंक आपको लोन तब देगा अगर आपके पास कैश फ्लो की कंडीशन अच्छी होगी। क्रेडिटर्स मतलब उधार पर लोग सामान आपको तब देंगे अगर आपके पास कैश पेमेंट करने की कंडीशन अच्छी है, आपके पास रेगुलर कैश आता है तो आपको क्रेडिटर्स जो हैं पैसे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये थे कुछ फ़ायदे कह लो, यूजेस कह लो, एडवांटेजेस कह लो। तो ये पढ़ लेने के बाद अब ये फ़ायदे थे इसके, अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सही माप नहीं है ये। क्यों? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। क्या मतलब होता है लिक्विडिटी का? कैश। अब मान लो अगर कैश फ्लो में तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कैश का इनफ्लो है, बेशक वो लोन का ही क्यों ना हो, बेशक वो उधार लिया ही क्यों ना हो, हमारे पास कैश तो है लेकिन अपना नहीं है। तो अब ये तो आप तो ये सोचोगे कि हमारे पास कैश है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो ये फर्म क्या है, अच्छी है। लेकिन वाकई में वो फर्म अच्छी नहीं है, क्योंकि कैश होना बहुत बड़ी बात नहीं है, कैश अपना होना बहुत बड़ी बात है। हमारा होना, हमारे खुद के रिसोर्सेज से होना, बैंक से तो कोई भी ना ले ले, उधार से तो कोई भी ना ले ले कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी लिक्विडिटी को सही जज नहीं करता। पहला पॉइंट ये था। अब आपके पास सेकंड क्या आता है हमारे पास, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, झूठा दिखावा करना। एक इंसान बहुत वेल ड्रेस्ड घूम रहा है, उसके पॉकेट में बहुत सारा पैसा है, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, तो आप उसके बेस पर ये नहीं कह सकते कि ये बंदा रिच है। वही बात दोबारा आ गई, क्या पता वो पैसा अपना है या नहीं है। मान लो जो घूम रहा है, गाड़ी लेकर घूम रहा है, वो बाइक लेकर घूम रहा है ना, उसके पास क्या पता पैसा अपना बिल्कुल भी ना हो। और एक इंसान ऐसा जो बिल्कुल नॉर्मल घूम रहा है, सीधी शर्ट पहन रहा है, सीधी पैंट पहन रहा है और उसके पास मान लो बहुत सारा पैसा हो। तो विंडो ड्रेसिंग के बड़े चांस रहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कि कई बार बिजनेसमैन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कैश की कंडीशन अच्छी दिखा देगा, अपने आप को लो दिखाने के लिए, इनकम टैक्स के चंगुल से बचने के लिए अपने पास कैश की कंडीशन कम भी दिखा देता है। तो ये इसकी क्या बन जाती है, एक कमी बन जाती है। थर्ड हमारे पास, इट इग्नोर्स द नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर हमने शेयर्स इश्यू कर दिए और क्या कर ली, बिल्डिंग परचेज कर ली। बिल्डिंग क्या कर ली, परचेज कर ली, और शेयर क्या कर दिए, इश्यू कर दिए। तो इससे ना हमारे पास कैश आया ना हमारे पास गया, लेकिन इससे ट्रांजैक्शन तो बहुत बड़ी होगी ना। शेयर जाने से क्या होगा, हमारी कैपिटल बहुत इंक्रीज हो जाएगी, बिल्डिंग परचेज करने से हमारी असेट्स इंक्रीज हो जाएगी। अब जब दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, हमारी बैलेंस शीट पर इफेक्ट डाल रही हैं, लेकिन आपने इनका काउंटिंग ट्रीटमेंट ही नहीं किया कैश फ्लो के अंदर। क्यों? आपने तो ये देखा कि इससे सर ना तो कैश आया ना कैश गया, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। तीसरी कमी ये बन गई कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को ये क्या करता है, इग्नोर करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इट इग्नोर्स एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास अकाउंटिंग के दो कंसेप्ट होते थे, आपको अगर 11th में पढ़ा था आपने, एक तो कैश बेस और एक अक्रूवल बेस। कैश बेस कौन सा होता है कि जिसके अंदर सिर्फ कैश बातें रिकॉर्ड की जाती है, चाहे कैश आया हो चाहे गया हो, है ना। अक्रूड आइटम्स इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती, जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अनअर्न्ड और अक्रूड रिकॉर्ड नहीं। लेकिन अक्रूवल बेस में सारी बातें रिकॉर्ड की जाती थी। कंपनी एक्ट 2013 जो है आपका, वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, अक्रूवल बेस को करता है, और इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता कैश बेस को। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश बेस को तो मानता है और अक्रूवल बेस को नहीं मानता। तो भी क्या बन गई, इसकी कमी बन गई कि जो सही बेस है उसको तो मानते नहीं हम, और कैश बेस को हम मान रहे, तो गलत है ना ये चीज़। तो अक्रूवल कंसेप्ट को इग्नोर करता है ये। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नो सब्स्टिट्यूट टू इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है
कि आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट तो फिर भी बनानी पड़ेगी, ये सब्स्टिट्यूट है उसका, सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। सब्स्टिट्यूट का तो मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कैश फ्लो बना लिया, हमें क्या नहीं बनाने की जरूरत, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत, बैलेंस शीट नहीं बनाने की जरूरत, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की नहीं जरूरत। लेकिन इसके अंदर आपको वो तो बनाना ही बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में आपने क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा। तो हमारा काम क्या हो गया, हैवी हो गया। और अगर काम हैवी हो जाए, काम लेंथी हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कमियां बोल देते हैं। तो कमियां ही में ही पॉइंट लिख रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या हमारे पास, हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब होता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हम बनाएंगे पास्ट के बिहाफ पे। और पास्ट क्या होता है, जो बीत चुका। अब क्या पास्ट के बेस पर हम फ्यूचर का सही से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, नहीं। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पिछली कंडीशन बहुत अच्छी हो, हमारे पास आगे कंडीशन अच्छी ना रहे, या पिछली कंडीशन अच्छी ना हो, अब हमारा बिजनेस क्या हो जाए, बहुत अच्छा ढंग से चल जाए। तो हिस्टोरिकल इन नेचर है, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मोस्टली ट्रू हो भी सकते हैं और नहीं भी। हम ये नहीं कह सकते कि जो पीछे हमने कमाया हम उतना कमाएंगे ही कमाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा कमाएं और हो सकता है उससे कम कमाएं। तो ये क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ फ़ायदे थे, और ये फ़ायदे और नुकसान आपको कॉपी में लिख लेने चाहिए, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसके मैंने 8 फ़ायदे बताए, आपको 6 कमियां बताई। तो आपको कोई भी 5 ये कर लेने हैं, 4 ये कर लेने हैं, अच्छी तरह पॉइंट जो अच्छी तरह याद हो जाएं आपको। इनमें से कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद मैं आपको एक टर्म और बता देता हूँ, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो कैश के इक्वल हैं, कैश के इक्वल है, वो 5 आइटम्स होती हैं, वो आपके सम करने में काम आएंगी। कैश इक्विवेलेंट्स, पहली क्या होती है, कैश इन हैंड। दूसरी क्या होती है, कैश एट बैंक। थर्ड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या बोलते हैं इनको हम, कैश इक्विवेलेंट। और क्या होती है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 बातें क्या हैं हमारे पास, कैश इक्विवेलेंट्स हैं। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश के इक्वल हैं, जो कैश के इक्वल रखी जाएंगी, और ये आगे आप जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तब उनके अंदर ये काम आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी बातें जिनसे इनफ्लो होगा, कौन सी बातें जिनसे आउटफ्लो होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी आप इस लेक्चर में ये 3 टॉपिक करें, एडवांटेजेस, लिमिटेशन और इक्विवेलेंट। थैंक यू।